हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो आज की जो क्लास है एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा भर्ती 2025 की क्लास। और क्लास की बात करें तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास में आप सभी को एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही सभी एमसीक्यू का डिटेल भी आपको बताया जाएगा, जैसा कि हमारी सभी क्लासेस में होता है। और परीक्षा में सभी आने वाले संभावित प्रश्नों में से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्लास जो है ध्यान से करना है, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की। और इन सभी क्लासेस के पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस लेकर जरूर आते हैं। तो चलिए आइए भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिया गया है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास डैश डैश का उत्पादन, यानी किसी व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि की बात की जा रही है और फिर विकास की। ठीक है, वृद्धि की बात करें तो शारीरिक वृद्धि होती है और विकास का संपूर्ण विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्पादन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर जो है वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। अनुवांशिकता का क्या मतलब है और पर्यावरण से क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। तो आनुवंशिकता की बात करें तो यह उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और वृद्धि निर्धारक है। ठीक है, जो आनुवंशिकता है, यानी कि अगर आपके माता पिता हाइट में छोटे हैं तो आपकी भी मोस्टली ज़्यादातर जो है चांसेस हैं कि हाइट आपकी भी छोटी रह जाएगी। ये गुण जो है आनुवंशिकता के थ्रू अपने माता पिता के जीन से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर पर्यावरण की बात करें अगर पर्यावरण से, तो यह उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है और एक बच्चे का तात्कालिक वातावरण उसके व्यक्तित्व और बुद्धि को बहुत प्रभावित करता है। यानी आपका जो परिवेश होता है, रहन सहन कैसा है, किस इलाके में आप कहाँ रहते हैं, वो परिवेश जो है आपके लिए, आपके बुद्धि और व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा परिपक्वता कहलाता है। यानी किसी जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हल ने। यह परिभाषा किसने दी थी? तो हल ने यह परिभाषा दी थी कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे इसमें बात कर लेते हैं परिपक्वता का क्या मतलब होता है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो परिपक्वता को अक्सर परिपक्व के होने के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिपक्वता जैविक अवस्था की ओर अग्रसर होता है, जो कि जैव प्रणाली के साथ बदलता रहता है, चाहे वह अंतःस्रावी, प्रजनन, कंकाल, पाचन या प्रतिरक्षा विज्ञानी हो। ठीक है, यह परिपक्वता के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विकासात्मक विधि जो है, यह बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कौन सी विधि? तो विकासात्मक विधि। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं, वृद्धि का क्या तात्पर्य है। तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का तात्पर्य जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के शारीरिक विकास से होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उससे लेकर, तब से लेकर किशोरावस्था, जब तक आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है, तब तक का जो जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था तक बच्चों के शारीरिक विकास से है। ठीक है, ये वृद्धि का तात्पर्य यह होता है। और विकास की बात करें तो विकास जो है वो गर्भधारण से लेकर, बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तब से लेकर जब तक फिर बच्चा मृत्यु, जब तक बच्चे की नहीं हो जाती, यानी पूरा एडल्ट होने के बाद जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक पूरा जीवन काल जो है विकास उसका होता रहता है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि में ये चीज़ अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फोर है कि विकास डैश डैश, यानी विकास क्या होता है। ऑप्शन ए की बात करें परिपक्वता होता है, ऑप्शन बी की बात करें तो अधिगम होता है, ऑप्शन सी क्षमताओं का संश्लेषण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकास जो है अधिगम भी होता है, क्षमताओं का संश्लेषण भी होता है, परिपक्वता भी होता है। ठीक है, विकास सभी चीज़ होता है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें परिपक्वता के बारे में, तो परिपक्वता का काम क्या होता है, तो कम या ज़्यादा स्वचालित होती है, जैविक क्षमता का खुलासा होता है, जो एक अपरिवर्तनीय अनुक्रम है जो जैविक परिवर्तनों को मजबूर करता है। और विकास की बात करें क्या होता है, तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों की बेहतर और संवर्धित कार्य प्रणाली में वृद्धि होती है। ठीक है, विकास हो गया। उसके बाद अधिगम की बात करें, अधिगम क्या होता है, तो वह एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। ठीक है, अधिगम आपका एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि आपके अभ्यास और अनुभव के लिए परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार, ज्ञान वगैरह के बारे में नॉलेज, और फिर जैसे ही आपको नॉलेज होगा, ज्ञान व्यवहार होगा, उस हिसाब से अगर कौशल में बदलाव होगा, तो इससे संदर्भित होता है अधिगम। ठीक है,
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 दिया है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी पर्यावरणीय कारक जो है, यह संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, पर्यावरणीय कारक के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरणीय कारक बाह्य प्रभावों और अनुभवों को संदर्भित करते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें सामाजिक अंतःक्रियाएं, संवेदी अनुभव, शैक्षिक अवसर और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासात्मक कार्य शब्द किसने प्रतिपादित किया? यानी कि विकासात्मक कार्य जो है वो शब्द किसने प्रतिपादित किया? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, हेवी गेस्ट ने। विकासात्मक कार्य शब्द जो है हेवी गेस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, विकासात्मक कार्य क्या होता है। तो विकासात्मक कार्य है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि के आसपास पूर्वानुमानित और लगातार उत्पन्न होता रहता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन का बुनियादी आधार है और लोग जीवन भर अधिगम करते रहते हैं। यानी कि हेवी गेस्ट जो साइंटिस्ट हैं, इनका मानना था कि अधिगम जो है जीवन का बुनियादी आधार है और लोग जीवन भर अधिगम करते रहते हैं। ठीक, और विकासात्मक कार्य की बात करें तो 1950 में प्रतिपादित किया था गया था। ठीक है, विकासात्मक कार्य जो है वो 1950 में प्रतिपादित किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया है, विकास की प्रक्रिया है, यानी विकास जो है किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, बहुआयामी प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक रूपी प्रक्रिया, ऑप्शन सी रैखिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी स्थिर प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है बने हो जाएगा, यानी कि विकास जो है वह बहुआयामी प्रक्रिया होती है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास सहित विभिन्न पहलुओं और आयाम को शामिल किया गया है। ठीक है, और फिर इसमें आगे बात करें तो यह आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति के जीवन काल में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सारे आयाम जो है सभी लोगों से सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन काल में एक दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं। ठीक है, शारीरिक शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक नैतिकता का विकास जो है यह विकास की एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, यानी बच्चों के जो विकास की प्रक्रिया है वह किस प्रकार की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत व क्रमानुसार प्रक्रिया जो है बच्चों के विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत की बात करते हैं सबसे पहले। तो व्यक्तिगत की बात करें तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और विकास की अपनी गति और प्रक्षेपवक्र का अनुसरण कर सकता है। यद्यपि सामान्य, स्वीकृत, महत्वपूर्ण तथा और अवस्थाएं होती हैं जिसे बच्चे होकर गुजरते हैं। और क्रमानुसार की बात करें तो विकास एक विशिष्ट क्रम में घटित होता है जहाँ कुछ कौशल या क्षमताएं पिछले वाले पर निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए बच्चे सामान्यतः चलना सीखना सीखते हैं और वह शब्द बोलना शुरू करने से पहले सरल ध्वनि जो है उत्पन्न करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं क्रमानुसार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण वर्ष कौन से हैं, यानी बच्चों के जो विकास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा होता है, यानी किस उम्र में सबसे ज़्यादा उनका विकास होता है तेजी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले 3 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष जो है शैशवावस्था जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का विकास होता है। ठीक है, फिर इसमें जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले के 3 वर्ष जो होते हैं इसमें बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण वर्ष होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, इस आबादी के दौरान, यानी इस अवधि के दौरान हो गया है, इस अवधि के दौरान बच्चों में तेजी से शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और यह वह समय होता है जब भाषा, सामाजिक संपर्क और संज्ञानात्मक क्षमताओं सहित विभिन्न कौशलों की नींव रखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, यानी जो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत होते हैं यह बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बच्चे सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे जानकारी ले लेते हैं। बाल विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बच्चों में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि डैश डैश सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समाज की प्रचलित संस्कृति और अनुकूलित करते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पर संस्कृतिकरण जो होता है यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो समाज की प्रचलित संस्कृति को अनुकूलित करते हुए दो संस्कृतियों के संतुलन से उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन? पर संस्कृतिकरण। फिर इसके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृति की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहला है पर संस्कृतिकरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पर संस्कृतिकरण एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समुदायों को प्रभावित करती है। ठीक है, यह व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समुदाय को प्रभावित करती है पर संस्कृतिकरण। ठीक, एक गतिशील प्रक्रिया होती है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें संस्कृतिकरण क्या होता है। तो संस्कृतिकरण की बात करें तो यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति को सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्य, विश्वास और व्यवहारों को सीखते हैं और अर्जित करते हैं। यह आमतौर पर किसी के अपने सांस्कृतिक समुदाय या समुदाय के संदर्भ में होता है। संस्कृतिकरण एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के भीतर अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसारण पर अधिक केंद्रित होता है। ठीक है, जो संस्कृति होती है अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ये संस्कृतिकरण होता है। ठीक, और संस्कृति पहचान की बात करें तो यह एक ऐसा शब्द है जो किसी विशेष संस्कृति या सांस्कृतिक समूह के साथ व्यक्तियों की पहचान की प्रक्रिया को संदर्भित कर सकता है। इसमें अपनेपन, साझा मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से संलग्नता की भावना शामिल हो सकती है। ठीक है, ये सांस्कृतिक पहचान के बारे में हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि बचपन में सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र क्या है, यानी बचपन में सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र क्या होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र होता है। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं सामाजिकरण क्या होता है। तो इसमें ज्ञान, कौशल, मूल और व्यवहार अर्जित करना शामिल है। ठीक है, सामाजिकरण के अंतर्गत आपका ज्ञान, कौशल, मूल और व्यवहार अर्जित करना शामिल होता है जो सामाजिक संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। बचपन में सामाजिकरण का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों को सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि डैश डैश प्रक्रिया जो बच्चों में सामाजिक रूप से अनुकूल बनता है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया होती है जो बच्चों को सामाजिक रूप में अनुकूल बनाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिकरण जो प्रक्रिया होती है यह बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाती है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं सामाजिकरण क्या होता है। तो सामाजिकरण एक जीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के भीतर कार्य करने के लिए आवश्यक मानदंडों, मूल्य और व्यवहारों को सिखाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है, यानी बच्चों का सामाजिकरण कब शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार में। बच्चों का जो सामाजिकरण है वो सबसे पहले परिवार में ही शुरू होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो एक बच्चे का सामाजिकरण परिवार से शुरू होता है जो सामाजिकरण के प्राथमिक कारक का अधीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो एक बच्चा है उसका जो सामाजिकरण सबसे पहले परिवार के अंतर्गत ही शुरू होता है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। जब जब एक बच्चा पैदा होता है तब वह शैशवावस्था से मृत्यु तक, या हम कह सकते हैं कि गर्भ से समाधि तक वह निरंतर अपने माता पिता, मित्रों और पर्यावरण से ज्ञान प्राप्त करता रहता है और परिवार सामाजिक संबंधों के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रदान करता है। यानी फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया निम्न में से कौन सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है, यानी कि आपके सामने ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा एक चरण है जो सामाजिकरण प्रक्रिया का है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना या सिखाना। ऑप्शन बी सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीके से व्यवहार करना सिखाना। ऑप्शन सी सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना सीखना क्या होता है। तो यह सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संरचनाओं जैसे परिवारों, सहकर्मी समूह, विद्वान विद्यालयों और कार्यस्थलों में उनमें अपेक्षित भूमिकाएं सीखते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से व्यवहार करना सीखना क्या होता है। तो सामाजिकरण का एक या अन्य महत्वपूर्ण पहलू है सीखना है कि कौन से व्यवहार सामाजिक रूप से स्वीकार और उचित होते हैं। ठीक, फिर सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। तो व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक विश्व के बारे में सोचने और समझने के तरीके विकसित करने में मदद करने के लिए सामाजिकरण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
फिर अगला पॉइंट है आजीवन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो आजीवन प्रक्रिया जो है सामाजिकरण बाल्यावस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर नई भूमिकाओं और वातावरण में सीखते और समायोजित होते रहते हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। यह सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे जानकारी लेते हैं। विद्यालय को वास्तव में सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में माना जाता है। प्राथमिक संस्था के बारे में हमने ऊपर ही आपको बताया है। ये द्वितीयक संस्था कौन सा है, तो विद्यालय होता है। ठीक है, माना जाता है जहाँ बच्चे अपने परिवार से परे समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों के बारे में सीखते रहते हैं। यह विद्यालय का प्राथमिक कार्य बच्चों को उनके घरों से अलग करना या उनके पारिवारिक परिवेश में प्राप्त की गई सीख को समाप्त करना या उसका खंडन करना नहीं होता है। ठीक। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें, इसके बजाय विद्यालय को आदर्श रूप से पारिवारिक वातावरण का विस्तार होना चाहिए और उन चीज़ों पर आधारित होना चाहिए जिससे बच्चा परिचित है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि सामाजिकरण एक डैश डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण के विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश डैश होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण के विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद इसमें आगे जानकारी ले लेते हैं, सामाजिकरण क्या होता है, जटिल प्रक्रिया। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक कारण का कारक संस्था होती है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निकटतम परिवार जो है यह प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए प्राथमिक सामाजिक कारण का कारक संस्था होती है। कौन, निकटतम परिवार। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे जानकारी ले लेते हैं। तो यह परिवार के माध्यम से है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं, जिसमें उनकी संस्कृति के मूल्यों, मानदंडों और विश्वास शामिल हैं। माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की पहचान और सामाजिक कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्था है, यानी कि इनमें से कौन सी संस्था है जो सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्था होती है। ठीक है। यह संस्था जो है निष्क्रिय हो चुकी है। बाकी हेल्थ क्लब, इको क्लब और परिवार जो है ये तीनों अभी सामाजिकरण की सक्रिय संस्था है। बाकी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह निष्क्रिय संस्था हो चुकी है। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अंतर क्रिया के तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना होता है। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिकरण में बाधा डैश डैश के कारण होती है, यानी सामाजिकरण में बाधा जो होती है यह डैश डैश के कारण होती है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वाग्रह के कारण जो है सामाजिकरण में बाधा होती है। ठीक है। फिर पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है। तो शब्द पूर्वाग्रह व्यक्तियों के एक निश्चित समूह के प्रति एक खराब रवैया या अनुचित निर्णय का वर्णन करता है। यह एक धारणा है जो वास्तविक घटनाओं या वास्तविकता द्वारा समर्थित नहीं होती है। ठीक है। व्यक्तियों के निश्चित समूह के प्रति एक खराब रवैया होता है जो कि अनुचित निर्णय का वर्णन करता है। इसके बारे में यह धारणा है कि यह वास्तविक घटनाओं या वास्तविकता द्वारा समर्थित नहीं होती है। ठीक है। इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि एमसीक्यू के माध्यम से थे, और इसके बारे में सभी के बारे में हमने आपको डिटेल भी बताया है। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद जरूर आई होगी, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पूरी क्लास अच्छे से देखनी है। ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।